हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं हमारे चैनल पर हाई कोर्ट की फुल तैयारी चल रही है। और आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग में सुबह 11 बजे आपके मॉडल पेपर भी दिया जाता है ना। 3 बजे करंट अफेयर, शाम को 6 बजे यूपीजी के, और रात को 8:50 में हिंदी। और इसके बाद ये क्लास होती है जो कि रात डोज है। और इस क्लास के माध्यम से आप लोग अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जीके में जो भी आपका होता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, है ना, ये सब चीज़ें जो आपकी आती हैं, विविध वाले जीके जो सब कुछ है वो आपको इसी वाली कह सकते हैं क्लास में है। वो हमने प्लेलिस्ट में सब कुछ अपना लगभग लगभग आपका कंप्लीट हो गया है। तो उसको आप लोग मैराथन क्लासों के माध्यम से दे सकते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय मां शारदे, गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते सभी को, जय हिंद, खुश रहिए। चलिए, सभी लोग आ गए पिछली क्लास से? आ गए? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते सभी को, जय हिंद। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने और आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की थी। चलिए फटाफट जवाब देना है और सुपर फास्ट तरीके से हमको लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए बताना है सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की है। तो आप कहेंगे सर ये कांस्य युग की सभ्यता है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है और आपसे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया था। हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का जो नाम दिया वो किस विद्वान ने दिया था। दूसरे का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये है आपके जॉन मार्शल है। कौन है? जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो मांडा स्थल है वो किस नदी के तट पर आपका स्थित है। क्वेश्चन आपका 3 है दोस्तों, याद रखिएगा। मांडा जो कि आपके जम्मू कश्मीर में है और आपकी चिनाव नदी की स्थल अर्थात इसके किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर का 4 दिया गया है और आपसे कह रहा है जुते हुए खेत के साक्ष्य का प्रमाण किस स्थल से मिलता है। जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं इनका प्रमाण किस स्थल से मिलता है। 4 का ऑप्शन देना है। तो 4 का ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर आपके कालीबंगा से। कहां से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका 5, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को किस विद्वान ने एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। जो आपका हड़प्पा है वहीं पर आपका जो मोहनजोदड़ो है, इसको याद रखिएगा एक साम्राज्य की जुड़वा राजधानी जो कहा है वो किसने कहा है। यहाँ पर याद रखिए एक विद्वान थे, ये विद्वान है आपके स्टुअर्ट पिगट। कौन है? स्टुअर्ट पिगट इनका नाम है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि विश्व का प्राचीनतम ज्ञात बंदरगाह जो कि गोतीवाड़ा प्राप्त हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा ये सबसे प्राचीन बंदरगाह है, विश्व में प्राचीनतम बंदरगाह माना जाता है जो कि आपका गोतीवाड़ा है। और यहाँ पर देखा जाए तो 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये लोथल है जो कि आपके गुजरात में है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है 7 नंबर है, मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने का जो साक्ष्य मिलता है वो किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए हैं। बताइएगा कि मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने का जो साक्ष्य किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुआ है। तो 7 का ऑप्शन हो जाएगा आपके रोपड़ से प्राप्त हुआ। रोपड़ इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है 8 नंबर और आपसे कह रहा है मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज किसने की थी। मोहनजोदड़ो नामक स्थल की जो खोज किया था वो किसने किया था। 8 का जो ऑप्शन है इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा रखाल दास बनर्जी। क्या हो जाएगा? रखाल दास बनर्जी। और कब किया था? तो 1922 में किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि राखीगढ़ी स्थित है। राखीगढ़ी स्थित आपके कहां पर? तो ये आपके हरियाणा राज्य में है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर है जो 3 खंडों में विभाजित था। चलिए बताइएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक नगर है जो 3 खंडों में विभाजित था। 10 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए जो आपका धौलावीरा है। कौन है? धौलावीरा जो आपका है, याद रखिए ये नगर 3 खंडों में विभाजित था। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल है जो रंगोई नदी के किनारे स्थित है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल रंगोई नदी के किनारे स्थित है। देखा जाए तो 11 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका ए नंबर हो जाएगा बनवाली। ये बनवाली जो कि आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो रंगोई नदी किनारे बसा था। यहाँ पर ये आपके हरियाणा के फतेहाबाद जिले में आपका है। आपका आंसर बन जाएगा ए नंबर है। अगला क्वेश्चन आपका 12 है और आपसे कह रहा है घोड़े की हड्डियां किस स्थल से प्राप्त हुई हैं।
घोड़े की जो हड्डियां हैं वो आपकी प्राप्त हुई हैं आपके सुरकोटदा से। कहां से? तो आप कहेंगे सर घोड़े की हड्डियां ये सिंधु घाटी सभ्यता के गुजरात के कच्छ जिले में एक जगह पड़ता है सुरकोटदा, वहां से मिली है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर ए, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 13 है और आपसे कह रहा है हड़प्पा पुरास्थल के उत्खनन के समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक कौन था? क्वेश्चन 13 है और 13 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, जब हड़प्पा पुरास्थल का उत्खनन किया जा रहा था उस समय आपकी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल थे। ऑप्शन नंबर आपका सी जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जॉन मार्शल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है और आपसे कह रहा है असुमेलित युग्म का चयन करना है। यहाँ पर देख सकते हैं 14 नंबर में पहला ऑप्शन है कि मोहनजोदड़ो जो था सिंधु नदी किनारे आपके स्थित था, लोथल आपकी भोगवा नदी किनारे था। यहाँ पर देखो दिया गया है कालीबंगा किस नदी के किनारे था? याद रखिएगा सतलज नदी नहीं होगा, कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे स्थित था। कहां पर? तो आप कहेंगे सर जो कालीबंगा था वो आपके घग्घर नदी के किनारे स्थित था, याद रखिएगा, इसलिए यहाँ पर आंसर आपका सी गलत हो जाएगा। चहुदड़ो जो आपका था वो सिंधु नदी किनारे था, इसलिए ऑप्शन आपका सी नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है और आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जलवायु परिवर्तन से पतन का विचार देने वाला पुरातात्विक विद आपका इनमें से कौन है? मतलब कह रहे हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था वो जलवायु परिवर्तन से हुआ था, ऐसा जो बताया वो किसने बताया था? तो दोस्तों याद रखिए ऐसा मत आपके जो दिया था वो आपके अमलानंद घोष ने दिया था। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा अमलानंद घोष, यहाँ पर आंसर आपका ए नंबर ए राइट हो जाएगा। कहा गया है इन्होंने कहा है कि जलवायु परिवर्तन से कहीं बाढ़ तूफान मतलब कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन से इसका विनाश हुआ था। ठीक है ना, आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपका 16 है और आपसे कह रहा है जॉन मार्शल ने किसको तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण की संज्ञा दिया है? 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये है आपका विशाल स्नानागार। याद रखिएगा विशाल स्नानागार ये जो आपका है इसे कहा है कि ये विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण की संज्ञा है, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका असुमेलित है? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया गया है। पहला ऑप्शन है लोथल के खोजकर्ता आपके एस.आर. राव थे, चंदोदड़ो के खोजकर्ता आपके एन.जी. मजूमदार थे, और अगला आपसे दिया गया है रंगपुर के खोजकर्ता कौन थे? ये जो आपका रंगपुर था, रंगपुर की जो खोज किया था वो आपके रंगानाथ राव ने किया था। किसने? रंगानाथ राव ने किया था, यज्ञदत्त शर्मा नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन सी आपका गलत है। वहीं पर सुत्कांगेडोर जो आपका है ये आपका है आरेल स्टाइन हो जाएगा, इसलिए आपका जवाब हो गया सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और 18 नंबर आपसे दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से क्रमशः वक्राकार ईंटें व अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं? 18 का ऑप्शन बी बनेगा दोस्तों आपके चहुदड़ो व जो आपका कालीबंगा है। याद रखिएगा कि जो आपकी वक्राकार जो ईंटें थी वो आपकी चहुदड़ो से थी और अलंकृत ईंटें जो प्राप्त हुई थी वो आपकी कालीबंगा से, इसलिए आपका राइट आंसर जाएगा बी के साथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है और आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से R37 कब्रिस्तान का प्रमाण मिला है? 19 को ऑप्शन देना है। 19 को ऑप्शन हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से R37 कब्रिस्तान का प्रमाण मिला है? तो ये हड़प्पा से मिला है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा मतलब R37 से प्राप्त जो मानव है उसके अवशेष कंकाली पुरातात्विक विज्ञान 1987 और 88 में उत्खनन किया गया था। प्राथमिक संदर्भ में देखा जाए तो हड्डियों पर रोगात्मक घाव दिखाई दिए थे, अर्थात जो हड्डियां थी कहीं ना कहीं रोगों की वजह से डैमेज आपकी हुई थी, तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया 20 नंबर और आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त ईंटों का अनुपात कितना था? जिस सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटें पाई गई हैं, इन ईंटों का जो आकार था दोस्तों याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, इनकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई 4:2:1 थी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, लंबाई 4, चौड़ाई 2 और मोटाई जो थी वो आपकी 1 थी। दोस्तों याद रखिए, इसलिए ऑप्शन आपका डी नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 और आपसे कह रहा है कि सभा व समिति को किसमें प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? यहाँ पर याद रखिएगा ये जो आपका अथर्ववेद है, अथर्ववेद में जो आपकी सभा है ना और समितियां हैं, इनको प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22 दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वैदिक आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी? क्वेश्चन आपका 22 है और 22 की बात करते हैं तो याद रखिए जो वैदिक आर्य थी इनकी प्राचीनतम जो संस्था थी वो आपकी विदथ थी। क्या थी? विदथ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर विदथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है और आपसे कह रहा है वैदिक सभ्यता में किस नदी को नदीतमा, देवीतमा और आपके अम्बितमा कहा गया है?
क्वेश्चन आपका 23 है और 23 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो आपकी सरस्वती नदी है इसे याद रखिए माते तमा, देवी तमा और नदी तमा, ये आपसे बोला गया है ना। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि 24 नंबर है कि ऋग वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को कहा जाता था। दोस्तों याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में जो महिला विवाह नहीं करती थी उसको कहा जाता था अमाजू। क्या कहते थे? अमाजू कहते थे। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और जो अविवाहित महिलाओं को कुलीन भी कहा जाता था। क्या बोलते थे? कुलीन। कुलीन का मतलब होता है जो शास्त्रों के मुताबिक, है ना, शास्त्रों के मुताबिक अविवाहित महिलाओं के लिए कुल स्थिति से समान होता था, इसलिए ऑप्शन आपको सी देना है। क्वेश्चन आपका 25 और आपसे कह रहा है कि सतलज तथा चिनाव नदी का ऋग्वैदिक कालीन क्रमशः नाम क्या था। मतलब आपसे पूछा है जो आपकी वर्तमान में नदियां हैं उन नदियों में से प्राचीनतम नाम आपसे पूछा है। तो 25 में से अगर हम पूछे कि सर सतलज नदी का पूरा नाम था, तो आपका था पुराना नाम सतुद्री था। ये कब? ऋग्वैदिक काल में। वहीं पर चिनाव का जो आपका नाम था वो आपका अस्कनी था। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ब्यास नदी थी, जो ब्यास नदी थी उसे विपाशा कहते थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर दिया है 26 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान त्रयी का भाग नहीं है। क्वेश्चन आपका 26 है और 26 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये आपका वेद है, याद रखिएगा, वेद है, इसका जो ऑप्शन बनेगा आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रस्थान त्रयी में आपका भगवत उपनिषद है, भगवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है, लेकिन वेद इसमें आपका नहीं होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 27 है और आपसे कह रहा है याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का दार्शनिक संवाद किस उपनिषद में वर्णित है। जो याज्ञवल्क्य थे और गार्गी का जो संवाद हुआ था इसको किस उपनिषद में वर्णित किया गया है। 27 का जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा। ये आपके बृहदारण्यक में आपका है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं बृहद जो आपका उपनिषद है उसमें आपका है, ठीक है, बोलेंगे बृहद उपनिषद, आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्वेश्चन आपका 28 और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य में वर्णित किया गया है। दोस्तों गद्य और पद्य में वर्णित किया गया है ये आपका यजुर्वेद है। बहुत आईएमपी है, नोट कर लीजिएगा कि गद्य और पद्य में जो वेद वर्णित है वो आपका यजुर्वेद है। और जो भी आपका गद्य और पद्य में होता है उसे चंपू काव्य भी कहते हैं, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 है, निम्नलिखित में से किसे वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत जो कहा जाता है उपनिषदों को वेदांत कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण द्विज के अंतर्गत शामिल नहीं था। कौन सा वर्ण है जो कि द्विज के अंतर्गत शामिल नहीं था। दोस्तों 30 नंबर की बात करते हैं। द्विज मतलब आपका ब्राह्मण होता है, यहाँ पर द्विज के अंतर्गत क्षत्रिय भी होगा, द्विज के अंदर आपका वैश्य भी है, लेकिन आपका जो शूद्र है वो द्विज के अंतर्गत शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है और आपसे कह रहा है 4 आश्रमों में से वानप्रस्थ आश्रम की आयु व्यवस्था आपको बताना है। यहाँ पर 31 की बात करते हैं तो याद रखिएगा 0 से 5 वर्ष ये तो आपकी स्टार्टिंग में आपकी होती है, जो कि ब्रह्मचर्य आपका होता है। 25 से 50 वर्ष में जिसमें व्यक्ति शादी करके अपना जीवन यापन करता है, कुल मिला के देखा जाए ये आपका गृहस्थ जीवन आपका रहा है ना। यहाँ पर 50 से 75 इसमें जो आपका था कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन रहा है। 50 से 75 ये क्या होते थे, वनप्रस्थ हो जाते थे, वन को चले जाते थे। तो इसका 50 से आपका 75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी, वनप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था क्या थी, यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है ऋग्वैदिक कालीन यहाँ पर दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। चलिए यहाँ पर बताना है उस, चलिए अच्छा ये वनप्रस्थ देखिए आपका 50 से 75 था और संन्यास जो आश्रम था, संन्यास वाला लास्ट वाला जो आपका बचा था ना, संन्यास वाला था आपका 75 से 100 हो जाएगा। क्लियर हो गया है, ठीक है ना। पहला आपका देखिए बता दे रहे हैं, फिर से देखिए 0 से 25 ये ब्रह्मचर्य था, इसमें पढ़ाई वगैरह होती थी इतनी उम्र में। इसके बाद गृहस्थ आश्रम जो कि 25 से 50 होता था, सामाजिक विकास के लिए, धर्म काम आदि की प्राप्ति के लिए। वानप्रस्थ आपका 50 से 75 होता था जो आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए, है ना। और वहीं पर संन्यास आश्रम जो आपका 75 से 100, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है ऋग्वैदिक कालीन जो दशराग युद्ध है वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था। 32 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर है आपकी पारुष्णी नदी, आपका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। पारुष्णी नदी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है नरिष्ठा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन है नरिष्ठा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन आपका 33 है और 33 को ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपकी सभा के लिए प्रयुक्त हुआ है। किसके लिए? सभा के लिए, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है और आपसे कह रहा है कि तिब्बत को आर्यों द्वारा मूल निवास स्थान किस विद्वान ने माना था।
तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान किस विद्वान ने माना है? जो यहाँ पर तिब्बत है, यहाँ पर जो इस समय आपके जो आर्य लोग थे इनका मूल निवास कहते हैं तिब्बत है। और ऐसा एक विद्वान थे जिन्होंने माना है। यहाँ पर देखिए 34 नंबर और 34 का जो ऑप्शन बनेगा वो राइट बी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर आपका 35, निम्नलिखित में से देवताओं में से पृथ्वी श्रेणी का देवता नहीं है। निम्नलिखित देवताओं में से पृथ्वी श्रेणी का देवता नहीं है। 35 नंबर दिया है और 35 को ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा पृथ्वी श्रेणी का देवता में आपके सोम है, अग्नि है, सरस्वती है, लेकिन उषा इसमें नहीं है, तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। बिल्कुल चैप्टर वाइज आपका है, बिल्कुल क्रम से है, पूरी हिस्ट्री का रिवीजन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 36 है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम बताना। देखा जाए तो आपका आंसर सी हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। अगला क्वेश्चन आपका 37 है, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? ये महावीर स्वामी की बात हो रही है, भगवान बुद्ध की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर 37 नंबर दिया और 37 की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा ये आपकी जो विपुलांचल पहाड़ी थी, विपुलांचल पहाड़ी, ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 38 नंबर और 38 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि सर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सम्मिलित करना है। जो जैन तीर्थकर थे और आपके प्रतीक थे, यहाँ पर देखिएगा कि आपको कौन किसका प्रतीक रहा है ना। चारों ऑप्शन देख लीजिएगा और चारों ऑप्शन से आप यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें से चारों ऑप्शन के अनुसार इसको सही कर सकते हैं। देखिए आपके ऋषभ देव से आपको पता चला होगा कि ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था भाई। ऋषभ देव के प्रतीक चिन्ह क्या था? यहाँ पर वृषभ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके जो अरिष्ट नेम थे, अरिष्ट नेम का जो प्रतीक चिन्ह था वो शंख था। पार्श्वनाथ का देखिए आपका सर्प था और महावीर स्वामी का था सिंह। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कौन बन गया है? ऑप्शन डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा, वह कौन सा था? पहले प्रारंभ में जैन धर्म में 4 व्रत थे, महाव्रत थे, लेकिन लास्ट में इन्होंने एक 5वां महाव्रत जोड़ा और ये क्या था? 39 नंबर में ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को इन्होंने जोड़ा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं, है ना, ताकि आपकी स्क्रीन में भी बिल्कुल भरा भरा हरा भरा दिखाई दे। चलिए यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? दिया है 40 कि भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का नाम क्या था? यहाँ पर 40 नंबर दिया और 40 की बात करते हैं तो भगवान महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का नाम था जमाली, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 41 नंबर है, जैन त्रिरत्नों में से कौन शामिल नहीं है? जैन त्रिरत्नों में कौन शामिल नहीं है? देखिए जैन में कह सकते हैं त्रिरत्न शब्द दिया गया है और त्रिरत्न में दोस्तों सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, है ना, ये 3 चीजें आपको बताई गई हैं। याद रखिए सम्यक व्यायाम इसमें से आपका नहीं है, तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महात्मा बुद्ध की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है? दोस्तों याद रखिए महाभिनिष्क्रमण का जो कह सकते हैं मतलब है या घटना है वो आपके ग्रह त्याग से, जब इन्होंने अपना ग्रह त्याग किया था तो भैया उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। वहीं पर जो प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में उसको कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आपकी मृत्यु जो आपका है, मृत्यु बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 43 नंबर में, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। आपकी बौद्ध संगतियां दी गई हैं और आपकी स्थान दिए गए हैं। अब आपको यहाँ पर बताना है कि 43 नंबर में आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पर दिया प्रथम बौद्ध संगीति, और जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो आपकी कहाँ पर हुई थी? चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा भाई। चलिए ये आपके राजगृह में हुई थी अजातशत्रु के समय। वहीं पर द्वितीय बौद्ध संगीति जो आपकी हुई थी वैशाली में आपकी हुई थी। तृतीय बौद्ध संगीति जो आपकी हुई थी वो आपकी पाटलिपुत्र में हुई थी, और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो आपकी हुई थी कुंडलवन में हुई थी। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन है? यहाँ पर आपका बन जाएगा बी नंबर है, 2, 3, 4, 1 आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस बौद्ध ग्रंथ में संघ की स्थापना तथा संघ के नियमों की विवेचना की गई है? देखिए 44 को ऑप्शन बी हो जाएगा आपकी विनय पिटक। याद रखिएगा कि आपके विनय जो आपका पिटक है इसमें संघ की स्थापना और संघ के नियमों को बताया गया है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है और आपसे कह रहा है कि बौद्ध धर्म में संघ प्रवेश को क्या कहा जाता था? बौद्ध धर्म में जो संघ में प्रवेश करते थे उसको कहा क्या जाता था? तो याद रखिए इसे कहते थे आपके उपसंपदा। क्या बोलते थे? उपसंपदा कहते थे, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, निम्नलिखित में से असुमेलित कथन का चयन करना है। 46 नंबर में से पहला ऑप्शन कह रहा है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, देखिए सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था यहाँ पर शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध की माता का नाम बताइएगा, चलिए बताइएगा गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? क्या ये जो दिया है प्रजापति गौतमी, दोस्तों ये इनकी मौसी थी, है ना। क्या थी? ये इनकी मौसी थी, क्योंकि गौतम बुद्ध का जो मृत्यु जो हुई, गौतम बुद्ध की माता की जो मृत्यु हुई थी, निधन हुआ था,
वो उनके 6-7 दिनों में ही लगभग हुआ था। महामाया नाम था, है ना, क्या नाम था, महामाया। तो यहाँ पर काट देंगे और इनकी माता का नाम लिखेंगे महामाया, जो कि कोली गणराज्य की राजकुमारी थी दोस्तों। लुम्बिनी से 7 किलोमीटर दूर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, भगवत गीता व विष्णु पुराण में किस जैन तीर्थकर का उल्लेख मिलता है। भगवत गीता व विष्णु पुराण में किस जैन तीर्थकर का उल्लेख मिलता है। 47 नंबर आपसे कह रहा है तो ऋषभ देव का उल्लेख मिलता है भगवत गीता और विष्णु पुराण में। याद रखिए ये आपके ऋषभ देव जो आपके आदिनाथ हैं, जो आपके पहले जैन रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है और आपसे कह रहा है लिंग पूजा का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है। लिंग पूजा का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो किसमें मिलता है। 48 नंबर दिया है और 48 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा मत्स्य पुराण में। किसमें, मत्स्य पुराण, जो कि सबसे पुराना पुराण है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया है 49 नंबर में, वामन पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से शैव संप्रदाय की शाखा आपकी नहीं है। बताना है वामन पुराण के अनुसार निम्न में से शैव संप्रदाय की शाखा नहीं है। याद रखिए शैव संप्रदाय में आपका पशुपत हो जाएगा, कापालिक हो जाएगा, कलामुख हो जाएगा, लेकिन नाथ संप्रदाय ये आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है भगवान कृष्ण का प्रथम उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है। चलिए भाई बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है और आपसे कह रहा है कि भगवान कृष्ण का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो किस उपनिषद में मिलता है। यहाँ पर देखा जाए 50 नंबर में और 50 को ऑप्शन डी हो जाएगा। ये मिलता है छंदोग उपनिषद में। किसमें, छंदोग उपनिषद में। ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है और आपसे कह रहा है कि मेगस्थनीज ने कृष्ण को किस नाम से उल्लेखित किया है। देखिए 51 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर। याद रखिएगा भगवान कृष्ण को मेगस्थनीज ने हेराक्लीज कहा है। क्या बोला है, इन्होंने किस नाम से उल्लेखित किया है, हेराक्लीज के नाम से उल्लेखित किया है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तभी से यूनानी देवता हेराक्लीज अर्थात यूनानी पौराणिक कथाओं का हिस्सा बन गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो जो आपके मोहम्मद साहब थे इनके जन्म दिवस में कौन सा पर्व मनाते हैं। तो आपके इस्लाम में याद रखिएगा कि यहाँ पर ये पर्व होता है जिसे बोलते हैं ईद ए मिलाद उन नबी। यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन डी नंबर है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 53 है, इस्लाम धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। इस्लाम धर्म का जो संस्थापक है वो किसको मानते हैं। तो आपके पैगंबर मोहम्मद साहब। ऑप्शन नंबर आपका सी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर किसने चढ़ाया था। जो ईसा मसीह थे इनको 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ा दिया गया था। और जो सूली पर चढ़ाया था दोस्तों याद रखिए ये आपके कौन है, ए नंबर है, रोमन गवर्नर थे पोंटियस। कौन थे, पोंटियस। ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है और आपसे कह रहा है निम्न में से ईसाई धर्म का त्रित्व नहीं है। ईसाई धर्म का त्रित्व नहीं है दोस्तों। 55 नंबर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा ईश्वर पिता, है ना, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा, ईश्वर भक्ति, ये इसमें आपका ऐड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है और आपसे कह रहा है यहाँ पर कौन सा सुमेलित है या सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए यहाँ पर 56 नंबर आपको देख लेते हैं। ये जो महाजनपद है और आपकी राजधानी है, हमने आपको महाजनपद आपको पढ़ाया था, बेसिक पढ़ाया था। हर एक जनपद के बारे में डिटेल से जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी हमने आपको यहाँ पर बताया था। तो अब आपको बताना है यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो देखिए जो अंग महाजनपद है इसकी राजधानी जो थी वो आपकी चंपा थी। क्या थी, चंपा थी दोस्तों। याद रखिए चंपा हो जाएगा, यहाँ पर 4 बनेगा। गांधार महाजनपद की अगर राजधानी पूछे तो आपको तक्षशिला बताना है, तक्षशिला जो पाकिस्तान में है। सुरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो आपकी मथुरा थी दोस्तों। याद रखिए इसलिए मथुरा के आसपास के क्षेत्र को सुरसेन कहा जाता था। यहाँ पर राजा तो है वो आपके सुरसेन। यहाँ पर देखिए मगध साम्राज्य की राजधानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिरिव्रज हो जाएगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस शासक ने सोन तथा गंगा नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 57 देना है और 57 की बात करते हैं कि किस शासक ने सोन नदी और गंगा नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। 57 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये आपकी उदयन है जिन्होंने गंगा और यहाँ पर सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना किया। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है और आपसे कह रहा है नंद वंश का संस्थापक कौन था। नंद वंश का संस्थापक पूछा है दोस्तों आपका, ये थे आपके महापद्मानंद। कौन है, महापद्मानंद थे। याद रखिए ये भारत के पहले ऐतिहासिक सम्राट के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। याद रखिए और पुराणों के अनुसार ये एक शूद्र महिला से अंतिम शिशुनाग राजा पुत्र था, ये कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है।
59 की बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाएगा ए और सी, अर्थात कह सकते हैं अगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र में मिलता है। यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा वो आपका डी नंबर है, ए और सी आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगुत्तर निकाय और आपके भगवती सूत्र में इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये जो अगुत्तर निकाय है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है ना, सुत्त पिटक का एक भाग है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है 60 नंबर और आपसे कह रहा है कि मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था। 60 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा दोस्तों, अवंती के राजा है ना, अवंती के जो आपके थे राजा चंद्र प्रघोत की चिकित्सा के लिए भेजा था बिंबिसार ने अपने राजवैदक जीवक को भेजा था। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है और आपसे कह रहा है कि 16 महाजनपदों में से एकमात्र महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था। याद रखिए 16 महाजनपद थे, लेकिन उसमें एक महाजनपद ऐसा था जो दक्षिण भारत में स्थित था और ये आपका था अस्मक, या इसे अस्यक बोलते हैं। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, एकमात्र ऐसा जनपद जो दक्षिण भारत में अवस्थित था दोस्तों, याद रखिएगा। अस्मक महाजनपद की राजधानी पूछे कि इसकी राजधानी क्या थी तो आपकी पोटल, क्या थी, पोटल या पोतना इसे कहते थे। इसका ऑप्शन आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महाजनपद काल को भारतीय इतिहास में किसकी संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन आपका 62 है, महाजनपद काल को भारतीय इतिहास में किसकी संज्ञा दी जाती है। तो 62 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो सी हो जाएगा, द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दी जाती है। याद रखिए द्वितीय नगरीकरण, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है वर्तमान में कौन सा महाजनपद है जो जयपुर राजस्थान में है। अर्थात वर्तमान में जो जयपुर है, अर्थात जो राजस्थान में जयपुर है, ये जो महाजनपद हुआ करता था वो कौन सा हुआ करता था। तो 63 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मत्स्य जनपद। यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, कालाशोक को पुराणों में क्या कहा जाता है। कालाशोक को पुराणों में क्या कहा जाता है, 64 का ऑप्शन देना है। तो यहाँ पर याद रखिए इसे काकवर्ण, क्या है, कालाशोक को पुराणों में काकवर्ण कहा गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूनानी इतिहासकारों ने घनानंद को क्या नाम दिया है। यूनानी इतिहासकारों ने घनानंद को क्या नाम दिया है। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है और दे सकते हैं आप लोगों में से काफी लोगों के जवाब यहाँ पर आ चुके हैं। 65 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, अग्रमीज कहते थे। याद रखिए यूनानी इतिहासकार घनानंद को अग्रमीज कहते थे। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 66 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को व्रसल, है ना, व्रसल अर्थात कुलहीन कहा गया है। और कुलहीन जो कहा गया है याद रखिएगा आपके मुद्रा राक्षस में कहा गया है, मुद्रा राक्षस में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 67 है कि मौर्य शासक सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। यहाँ पर जवाब देना है। चलिए बताइएगा कि मौर्य शासक सम्राट अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। तो ये कलिंग युद्ध हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा आपका जो आंसर है वो डी हो जाएगा। 13वां शिलालेख है जो कि यहाँ पर आपकी कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है। और अशोक का सबसे महान, सबसे बड़ा जो शिलालेख था वो 13वां था। ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक आपके कौन है। इंडिका नामक पुस्तक के जो लेखक है वो आपके कौन है, तो आपके मेगस्थनी, जो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मौर्यकालीन जो प्रांत थे और उनकी राजधानियों को सुमेलित करना है। यहाँ पर देखना है कि कौन सी राजधानी क्या थी। देखिए यहाँ पर प्रांत दिया है उत्तरापथ, क्या दिया है, उत्तरापथ है। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। दक्षिणापथ दिया गया है, दक्षिणा जो पथ है इसकी सुवर्णगिरी थी। अवंती की बात करते हैं तो इसकी राजधानी उज्जैन और कलिंग की आपकी थी तोसली। ये क्रम जो आपका दिया है 1 2 3 4 वाला बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि बिंदुसार को जैन ग्रंथों में किस नाम से जाना गया है। बिंदुसार को जैन ग्रंथों में किस नाम से जाना गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा सिंहसेन के नाम से जाना गया। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। फटाफट जवाब देते रहिए भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 71 है और आपसे कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था। तो दोस्तों याद रखिएगा आपका पुष्यगुप्त थे। कौन है ये, पुष्यगुप्त है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सम्राट अशोक को किस शिलालेख में बुध शाक्य कहा गया है। बताना है कि सम्राट अशोक को किस अभिलेख में बुध शाक्य कहा गया है। 72 का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा। ये मास्की का जो अभिलेख है, मास्की का अभिलेख, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 73 और आपसे कह रहा है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु श्रीलंका में किन बौद्ध भिक्षुओं को भेजा था। तो याद रखिए बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने यहाँ पर जो भेजा था वो किसको, तो आपके याद रखिए महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 74 नंबर आपसे कह रहा है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र के सप्तांग सिद्धांत में कौन सा एक अंग शामिल नहीं है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र रचा था और अर्थशास्त्र की रचना में इन्होंने सप्त सिद्धांत दिया है।
और इस सप्त सिद्धांत में एक अंग इसमें से आपका कौन सा है जो इसमें शामिल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है 74 नंबर में वो ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर, कृषक इसमें शामिल नहीं है। तो ये जो 7 अंग शामिल थे वो आपके कौन है, तो एक राजा, फिर आपका अमात्य, अमात्य मतलब होता है नौकरशाह, तीसरा आपका था जनपद जो कि क्षेत्र, दुर्ग जो आपका किला, कोष मतलब खजाना, दंड मतलब सेनाधिकारी और मित्र मतलब सहयोगी। तो यहाँ पर देखिए कृषक का नाम आया है, नहीं आया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 75 है और आपसे कह रहा है अशोक के अभिलेखों में सर्वप्रथम टी पेंथेलर ने किस अभिलेख की खोज की थी। 75 की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली में जो आपका मेरठ लेख है, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है बिंदुसार ने उज्जैनी अर्थात उज्जैन का राज्यपाल किसे नियुक्त किया था। 276 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, उज्जैन का जो राज्यपाल नियुक्त किया था बिंदुसार ने, अशोक किया था, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अशोक के किस लघु स्तंभ लेख को रानी का लेख भी कहा जाता है। चलिए 77 का ऑप्शन देना है, अशोक के किस लघु स्तंभ लेख को रानी का लेख भी कहा जाता है। 77 की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका जो कौशाम्बी स्तंभ लेख है, कौन है, कौशाम्बी स्तंभ लेख है, यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 78 दिया गया है कि मौर्य प्रशासन में राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित करने वाला अधिकारी इनमें से कौन था। मौर्य शासन में राजकीय दस्तावेजों को सुरक्षित करने वाला अधिकारी कौन था। 78 का ऑप्शन सी हो जाएगा, इस अधिकारी का नाम हुआ करता था प्रशास्ता, क्या नाम था, प्रशास्ता, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर 79 है और आपसे कह रहा है कि अशोक के शासन काल में 13वें वर्ष में धम्म महापात्रों की महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख किस शिलालेख में है। दोस्तों यहाँ पर 79 की बात करते हैं तो आपका जो 5वां शिलालेख है, 5वां शिलालेख में याद रखिएगा सम्राट अशोक ने जो महामात्रों की नियुक्ति किया था उसका उल्लेख 5वें शिलालेख में आपका किया गया है, दोस्तों याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है मौर्य काल में मुद्राओं को जांचने वाला अधिकारी कहलाता था। मौर्य काल में मुद्राओं को जांचने वाला जो अधिकारी कहलाता था वो क्या कहलाता था, 80 का ऑप्शन देना है। और यहाँ पर देखा जाए 80 नंबर और 80 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा वो ए हो जाएगा, रूप दर्शक। क्या बोलते थे, जो मौर्य काल में मुद्राओं को जांचा करते थे उन अधिकारियों को रूप दर्शक कहते थे, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन आपका 81 और आपसे कह रहा है सातवाहन वंश का संस्थापक इनमें से कौन था। सातवाहन वंश का संस्थापक पूछा गया है तो दोस्तों ये आपका सिमुक था, कौन था, सिमुक था। कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है। भारत का जो आइंस्टीन है किसको कहा जाता है। 82 का ऑप्शन बी बनेगा, ये आपके नागार्जुन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 83 और आपसे कह रहा है गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण किस शैली में हुआ था। चलिए जवाब देना है कि गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण किस शैली में हुआ था। 83 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मथुरा शैली में। किस शैली में, तो आपकी मथुरा कला शैली में बनी थी। मथुरा कला शैली की शुरुआत पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में यहाँ पर हुई थी, याद रखिए पहली शताब्दी ईस्वी में आपकी हुई थी, जो कि सर्वाधिक सृजन कुषाण काल में हुआ था, याद रखिएगा। यहाँ पर जो कुषाण काल की मूर्तियां हैं, मथुरा कला की शैलियां हैं, ये भारत में नहीं पूरे विश्व में आपकी प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन आपका 84 और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति का जो लेखक था वो आपका कौन था। 84 की बात करते हैं तो दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति का जो आपका लेखक था वो आपका हरिसेन था, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और हरिसेन 4वीं शताब्दी के संस्कृत के कवि थे, ये समुद्रगुप्त के मंत्री भी थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी। कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर देखिए 85 नंबर है और 85 का ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, इसका आंसर ये नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है गुप्त साम्राज्य में किस शासक को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। गुप्त साम्राज्य में किस शासक को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है, यहाँ पर 86 दिया है। और 86 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 87 है और कह रहा है अजंता की किस गुफा में महात्मा बुद्ध के महाविनिष्करण का अंकन दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर 87 का ऑप्शन देना है, अजंता की किस गुफा में महात्मा बुद्ध के महाविनिष्करण का अंकन दिखाई पड़ता है। हमने कहा कि महाविनिष्करण क्या होता है, तो बौद्ध में जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने जगग्रह त्यागा था, उसको कहा जाता है महाविनिष्करण। और ये आपका जो अंकन किया गया है, इसको चित्रित किया गया है अजंता की गुफा में, ये गुफा संख्या आपसे पूछा है। तो दोस्तों 87 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, गुफा संख्या जो आपकी 17 है, ठीक है ना। याद रखिए 30 चट्टानों को काट कर बनाई गई है जो आपकी ये बौद्ध गुफा स्मारक है, दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त राजाओं के खिलाफ कौन सी नीति अपनाई थी। जो समुद्रगुप्त है
इन्होंने आर्यावर्त राजाओं के खिलाफ एक नीति अपनाई, ये नीति आपकी है क्या? दोस्तों याद रखिए, इस नीति को कहा गया है प्रसभुद्रण नीति। यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रसभुद्रण नीति। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 89 है कि गुप्तकालीन तिगवा गांव जबलपुर का मंदिर किस देवता को समर्पित है? गुप्त काल में एक तिगवा गांव था जो कि जबलपुर का जो मंदिर है वो किस देवता को समर्पित था? 89 को ऑप्शन बी हो जाएगा, भगवान विष्णु को समर्पित था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ये तिगवा जो पड़ता है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का एक गांव है दोस्तों, याद रखिए, जो कि एक पुरातात्विक स्थल आपका है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किस गुप्त शासक के शासन काल में हुआ था? बताना है सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किस गुप्त शासक के शासन काल में हुआ था? 90 का ऑप्शन बी हो जाएगा स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर जो आपकी बनवाया था सुदर्शन झील को, है ना, याद रखिए 150 ईस्वी के आसपास जो रुद्रदामन प्रथम थे। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, फायान नामक चीनी यात्री ने किस गुप्त शासक के समय में भारत की यात्रा किया था? 91 के ऑप्शन हो जाएगा आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के समय फायान आया था। वहीं पर जो हर्षवर्धन आया था, हर्षवर्धन के समय आया था वो ह्वेनसांग आया था। ठीक है ना। क्वेश्चन आपका 52 है और 92 है। नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना किस गुप्त शासक के शासनकाल में हुई थी? नालंदा बौद्ध विहार की स्थापना किस गुप्त शासक के काल में हुई थी? तो नालंदा बौद्ध विहार जो आपका बना था, याद रखिएगा, आपके कुमार गुप्त प्रथम ने बनवाया था। इसको ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से असुमेलित आपको बताना है। यहाँ पर पुस्तक दिया गया है और आपसे लेखक दिया गया है। तो चलिए 93 का ऑप्शन देना है। पहला ऑप्शन है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त हैं। चंद व्याकरण के जो आपके लेखक है वो आपके चंद्रगौमिनी है। वहीं पर आपसे दिया गया है मालविकाग्निमित्र के जो लेखक है वो आपके कौन है? चलिए 93 का ऑप्शन दीजिएगा और 93 का ऑप्शन बनेगा मालविकाग्निमित्र के जो लेखक अमर सिंह नहीं है, यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पर इसके जो लेखक आपके हैं वो आपके कालिदास हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, जो कि शास्त्रीय संगीत लेखक आपके रहे हैं। कुमार संभव के कालिदास हैं। अगला क्वेश्चन आपके 94 और आपसे कह रहा है गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा पंचायतन शैली का प्राचीनतम उदाहरण है? चलिए बताना है कि गुप्तकालीन मंदिरों में से कौन सा पंचायतन शैली का प्राचीनतम उदाहरण है। 94 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, ये आपके पंचायतन शैली की वास्तुकला है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गुप्त काल में सेना का प्रमुख सेनापति कौन होता था? गुप्त काल में सेना का मुख्य सेनापति पूछा गया है। गुप्त काल में सेना का जो मुख्य सेनापति होता था वो क्या होता था? दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसको बोला जाता था महाबलाधिकृत। क्या बोलते थे? महाबलाधिकृत बोलते थे। ऑप्शन नंबर आपका ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 96 और आपसे कह रहा है गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली कर मुक्त भूमि किस नाम से जानी जाती थी? ये वेरी 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 एमपी क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। अभी पुलिस एग्जाम जो हुए थे उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली जो कर मुक्त भूमि थी उसको किस नाम से जानते थे? तो दोस्तों याद रखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, अग्रहार कहते थे। क्या बोलते थे? अग्रहार कहा जाता था दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 97 और आपसे कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? 97 की बात करते हैं तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य की राजभाषा थी संस्कृत। ऑप्शन आपका डी बनेगा। और याद रखिएगा, जो आपकी संस्कृत भाषा ये साहित्य के प्रेमी मतलब कह सकते हैं। क्वेश्चन आपका 98 और आपसे कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन सा विद्वान था जो नवरत्नों में से शामिल नहीं था? देखिए चंद्रगुप्त के दरबार में, है ना, 9 रत्न थे और 9 रत्न में से देखा जाए आपका कौन शामिल नहीं था, ये आपसे पूछा गया है। 98 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आर्यभट्ट इसमें शामिल नहीं थे। आर्यभट्ट इसमें शामिल नहीं थे। इनके दरबार में देखा जाए तो आपके यहाँ पर 9 रत्नों में से कह सकते हैं जो वराहमिहिर थे, है ना, कालिदास थे, वेताल भट्ट, वारुचि थे, अमर सिंह थे, धन्वंतरी थे, हरिसेन थे, शंकुवे थे, है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए आर्यभट्ट का नाम तो नहीं आया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 99 और आपसे कह रहा है कि कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है बी हो जाएगा, तैलप द्वितीय ने किया था। कल्याणी के जो चालुक्य वंश है इसकी स्थापना जो किया था तैलप द्वितीय ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? मिताक्षरा नामक जो ग्रंथ है इसकी जो रचना किया था वो किसने किया था? यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा वो राइट क्या हो जाएगा? तो 100 का ऑप्शन हो जाएगा आपका विज्ञानेश्वर ने किया था। बहुत एमपी क्वेश्चन है। मिताक्षरा नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना विज्ञानेश्वर ने किया। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया 101 कह रहा है महाबलीपुरम के एकासम मंदिर का निर्माण किस पल्लव राजा के द्वारा करवाया गया था? दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी महाबलीपुरम में एकासमक मंदिर है इसका निर्माण किस पल्लव राजा के द्वारा करवाया गया था? तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन 102 है कि कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था। और अगला क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो क्वेश्चन नंबर आपका 102 और क्वेश्चन नंबर जो आपका 103 है, ये दो क्वेश्चन का जवाब जो देना है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है ना। यहाँ पर हमने कहा है कि यहाँ पर हिस्ट्री में जो आपके क्वेश्चन है 232 हैं। बचे हुए जो क्वेश्चन आपको है हम नेक्स्ट पार्ट में आपको करा देंगे। और अभी आपने देखा कि इस पार्ट में जो आपकी प्राचीन हिस्ट्री रही है लगभग आपकी खत्म होने के कगार में है, और इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे आधुनिक भारत, मध्य भारत, आपको एक साथ हो जाएगा। तो दूसरा वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि उसको अगर देख लेते हैं तो कंप्लीट आपकी हिस्ट्री यहाँ पर हो जाएगी। और जो भी आपके एग्जाम लगे हैं, चाहे वो आपका हाई कोर्ट का हो, चाहे आपके एनटीपीसी हो या कोई भी हो, लगभग हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वो आपको यहीं से मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा है एक बार जरूर कमेंट। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।